आप देख रहे हैं समा के मेहमान और आपको पता चल चुका है कि इस वक्त में ये ईद के दिन कहाँ पहुंची हूं, क्योंकि लाल हवेली में एक ही शख्स है जो लाल हवेली की पहचान है। लाल हवेली उसकी पहचान है, वो शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे? ईद मुबारक आपको। हमें पता चला कि शेख साहब ईद के दिन सुबह के बाद सारे अपने काम करने के बाद, अपनी माँ की कब्र पे जाने के बाद, सबसे मिलने के बाद यहाँ हमें मिलते हैं। हमने कहा यही छापा मारना पड़ेगा शेख साहब से ईदी मिलने के लिए। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो शेख साहब। कैसा गुजर जाता है पूरा दिन ईद का? सारी जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला। माँ के बगैर की ईद, माँ के बगैर तो ईद वैसी है, बस दुनियादारी की ईद है। मुझसे सब कुछ कोई छीन ले और मेरी माँ एक दिन के लिए भी वापस दे दे, मुझे वो सौदा भी ज्यादा पसंद है। ये हर वो शख्स समझ सकता है जिसके पास माँ नहीं है, जैसे मैंने खोई अपनी माँ। मुझे पता है कि बाकी माँ के बगैर की ईद, वो ईद जरूर है, उसमें वो ना रंग है, ना वो मिठास है, ना वो फीकापन है। हालांकि आज बड़ी फरावानी है हर चीज़ की। उन दिनों बड़ा कोई फाइनेंशियली इतना साउंड सिस्टम नहीं था और इतना बेहतर हालात नहीं थे, लेकिन मोहब्बतों का मेयार बड़ा मुख्तलिफ। बहुत मोहब्बत कारोबारी नहीं थी, प्यार में और सुपर स्टोर में फ़र्क था। और दिल की बात को दिल वाले समझते हैं, दुकान वाले तो नहीं समझ सकते। सही बात। अफसोस ये है कि दुकानें छा गई हैं और दिल जो है वो हार मान गया। बहुत बड़ी बात की है, बाकी दुकानें छा गई हैं, दिल हार गया। हमारे दिल क्यों हार गए, इसके पीछे का रीजन क्या नजर आता है शेख? बस सारा कंसेप्ट ही जो है वो फाइनेंशियल हो गया है। पैसे का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले शराफत का रोल इम्पोर्टेंट था। हमारे मोहल्लों में भी जिसके पास बेशक हराम की दौलत है, जुए का माल है, मंशियात की दौलत है, वो मुअज़्ज़ज़ हो गया है। जो शरीफ था वो अपनी छुप छुप के फिरता है, डर डर के फिरता है, क्योंकि उसकी कोई सफेद पोशी में अपने आप को सफेद पोशी तो गुनाह हो गई है इस मुल्क में। गरीब की जिंदगी तो हराम हो गई है। गरीब को तो इस माशरे में कोई शख्स इज्जत से आपकी सुबह ईद के दिन आप यहाँ आते हैं तो यहाँ लोगों का किस तरह का तांता बंदा होता है? मेरे साथ तो ज्यादातर कॉमनर ही होते हैं। मैं तो रेडी पे, टक शॉप पे सारा दिन। मैं भी देखी थी सारे बच्चे ना ये शेख साहब के गिर्द घूम रहे थे। यहाँ इतना अंबार होता है बच्चों का, सारे मोहल्ले वाले बच्चे। अभी इनके झूले शूले लगे हैं सब, उनको भी मैं देखता हूँ कि भाई मोहल्ले में बच्चों उसमें कि अपना बचपन ढूंढते हैं कि ये सब कुछ यकीनन आपके बचपन में भी तो था। आज का बच्चा खुशहाल है, हमारे वक्त में ये वसाइल और ये सोर्सेज नहीं। सही बात, लेकिन उसमें खुशियाँ बहुत थी। आज के बच्चे को तो 10 का नोट देना तो ऐसे ही मजाक होगा ना, उसके लिए वो भी कम है। लेकिन वो तो लेता ही 2 नहीं रुपए मिल जाते थे, वो ऐसे थे कि पता नहीं लाखों रुपए मिल गए आज हाथ में। 1000 के नोट से नीचे तो वो देखता नहीं। सही बात। इस अभी आपको कोई ईदी देता है या सिर्फ आप ही सबको ईदी देते हैं? नहीं, मुझे कोई ईदी नहीं देता। आप सबसे बड़े अपने घर में? नहीं, दरमियान में हूँ। मेरी इतना ढीठ बन के मांग लिया करे, मैं तो मांग लेती हूँ ईदी दो भाई। अल्लाह से मांगता हूँ बस। हाँ, लेकिन ये एक रिश्ते की खूबसूरती है शेख साहब, मुझे ऐसा लगता है। मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए, बाकी वैसे क्या है। भांजे भतीजे जो आपके सबको मैं देता हूँ, सबको ईदी देता हूँ। तो वो वाली ईदी मांगते कि नहीं चाचू ये नहीं, इतनी नहीं, इस दफा बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, मेरे आगे नहीं बोलते। मैं मौके की मुनासिबत से ठीक ही देता। वरना हमारे यहाँ तो मेरे भी माशाल्लाह भांजे भतीजे ना, तो ये था अब इस दफा इतनी नहीं, अब किस साल इतनी बढ़ जाएगी। मैं कहा हेलो, मतलब ये कोई रंट है भाई जो हर साल जितनी उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशन होते हैं उतने मैं उनको देता हूँ। मुझे पता है कि इनको और इतने पैसे कोई नहीं देगा। हाँ, लेकिन ये भी मोहब्बत है ना। ये एक आपको पता होता है कि ये एक रिश्ता है जो मेरी जरूरत को भी समझता है, मेरी मोहब्बत को भी समझता है और ये पूरा कर देगा, ये कहे बगैर पूरा कर देगा। तो ये मेरा ख्याल है कि यही रिश्तों की खूबसूरती है। आपके लिए जिंदगी में जिस तरह के आप अपने भांजे भतीजों के लिए हैं, आपके लिए इस तरह का कोई रिश्ता था आपके अपने बचपन से लेकर अब तक अगर कोई देखें?
मैं अपनी माँ के अलावा किसी से अटैच ही नहीं हुआ, बाप से भी अटैच नहीं हुआ, बाप से भी फासले पे रहता था, बाप से भी मैं पैसे नहीं गुस्से वाले मांगता। थे? नहीं, कोई गुस्सा भी नहीं था, मैं अपनी अनाक आदमी था। मैं तो, मेरे बाद भी मेरे बहन भाई हुए, मैं तो किसी को अपने माँ के बिस्तर पे सोने नहीं देता था। फिर माँ बाज़ का मुझे अफीम भी थोड़ी सी देती थी। बचपन से कि थोड़ा सा साइड पे हो। साइड पे हो। मैं नहीं शेयर करता था अपनी माँ को किसी और बच्चे के साथ भी। तो लाइफ के यानी कि सबसे टफ टाइम होगा जब मदर ने आपको टफ टाइम था जब मुझे 7 साल कैद हुई, उसी दिन मेरी माँ मरी। तो मैंने जनाजा पढ़ा और साथ ही मुझे पुलिस ले गई और वही दिन था और मैं 7 साल कैद हो गया। 3.5 साल मैं भावलपुर जेल में रहा और जवानी में मैंने 5-6 साल जेल काटी, लेकिन वो मुझे एक ज़रा सी महसूस नहीं हुई जवानी की जेल। लेकिन जब माँ जिस दिन मरी उस दिन मुझे 7 साल कैद हुई उसके बाद, तो वो भावलपुर मैंने बहुत अजाब के दिन गुजारे। लेकिन मैंने चीखें नहीं मारी, मारा गया। और ये मैंने इस बात का ख्याल रहा कि मेरे शहर की इज़्ज़त और मेरी इज़्ज़त बरकरार रहे। मैंने किसी को ये नहीं ज़हर होने दिया कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ और पूरे जोश और जज्बे से जेल काट के आया। शेख रशीद कभी खुल के रोया है? महसूस करता हूँ बहुत क्योंकि सारी जितनी आपकी मुस्कुराहट है उसके पीछे उतना ही दुख भी है। कोई क्या, जो दिन टल जाता है वो टल जाता है, बस क्या तो। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ 2 हैं कि मैंने पहले ख्वाहिश रखता था कि मैं रोज़ा रसूल के अंदर जाऊँ। इतनी दफ़ा गया कि पाकिस्तान में कोई नहीं गया होगा। खाना काबा के अंदर जाऊँ, इतनी दफ़ा गया। फिर मैंने पूरा प्लान किया कि मुझे मौलवी साहब ने कहा कि जो काबा के अंदर से रास्ता जाता है, काबा के अंदर से छत पे, उस पे जो जाए उस पे दोज़ख की आग हराम है। मैंने प्लान किया और मैं उन 4 पाकिस्तानियों में से हूँ जिन्होंने काबा की छत पे नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। दुनिया के 34, और शायद उसी का असर है कि ख़त्म नबूवत का काम भी अल्लाह ने मुझसे लिया, आपसे लिया। सुभान अल्लाह। और इसके पीछे माँ की दुआ भी। बेशक। यू आर सो लकी कि आपको माँ की दुआ मिली, और माँ की दुआ बड़े कम, भाई बहन बहुत सारे होते हैं। देखिए, अभी मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को कूड़े पे फेंक के चला गया। माँ बच्चों समेत नहरों में छलांगे मारती है, कुएं में छलांगे मारती है। क्या माशरे की ऐसी बातें कभी सोची भी नहीं थी। ये हम क्या नए माशरे की तरफ चल पड़े, और वो भी आज ईद के दिन। मज़े की बात है कि ईद का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, खुशियों का दिन है। इससे बड़ा दिन कोई नहीं, क्योंकि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दिन को मनाओ, ये तुम्हारी खुशियों का दिन है। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान में डिप्रेशन है, पाकिस्तान में आज भी आँख नम हो जाती है। आज भी हम यही बातें कर रहे हैं कि बेटा माँ को छोड़ के क्यों चला जाता है। आज भी हम इस बात पे हैरान हैं कि लोग भूखे क्यों सो रहे हैं। फिर मैं जब बात करती हूँ कि बाहर मुल्कों को जब हम ये कहते हैं कि वो माशरती तौर पे हमसे आगे हैं, कैसे भाई, वो तो बहुत बड़े भले लोग हैं हमसे। आप क्या कहते हैं शेख साहब कि हम ये कहते हैं कि जी माशरती तौर पे हमारी तहजीब उनसे बहुत अच्छी है। क्या हम वाकई वो उम्मत हैं जिसका हम दावा करते हैं? झूठ हम में, मक्कारी हम में, मुनाफाखोरी हम में, रमज़ान गुजरा सबसे महंगाई उसमें। आप बताइए। देखें, यूरोप में स्टोर पे रमज़ान पैकेज होता है हर बड़े स्टोर में, जहाँ 12 चीज़ें पड़ी होती हैं। कोई गोरा वहाँ से डिस्काउंट की 50% सेल की चीज़ नहीं उठाएगा। मुसलमान ही उठाता है, और वो भी ये नहीं कहता पूरा तोड़ा ही चीनी का खरीद ले, 2 किलो उठाता है, मैदा 2 किलो ले लिया। ये हमारा मसला इतना ख़राब है कि हम बस मिन हैसल कौम हम बहुत खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं। मुझे तो लगता है मिन हैसल हम कौम है ही नहीं, हम हजूम हैं। इसे इकट्ठा करना ज़रूरी है जनाब। यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगी शेख साहब के एक आबाई घर में, जहाँ इनका बचपन गुजरा, जहाँ इनकी फैमिली, इनकी यादें। लेकिन उससे पहले कि यकीनन ये सारे दोस्त अहबाब हैं, तो ऊपर चलते हैं लाल हवेली में, वहाँ बैठते हैं, गपशप मारते हैं, कुछ देखते हैं कि लाल हवेली की तैयारियाँ कैसी होती हैं ईद के दिन, मेहमानदारी कैसी होती है ईद के दिन। यहाँ बड़े मज़े की सवैयाँ बनती हैं, मुझे पता चला था। और स्पेशली एक केक हमारे लिए आज बना है, जबकि शर्मिंदगी होती है। हम हमेशा कहते हैं हम सभा के मेहमान कर रहे, हम मेहमान बन जाते हैं जाके। तो आइए लेके चलते हैं आपको ऊपर,
और बस इसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे ऊपर ही मिलते हैं। आइए। साहब तो बहुत लोगों को जानते हैं, कहते मैं तो कब्रिस्तान चला जाऊँ, मुर्दे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बस कर यार, अब बहुत जगह नहीं रही कब्रिस्तान। जी वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम और द ग्रेट शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब हो और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, ये हो नहीं सकता। अभी जो मैं ब्रेक से वापस आई, शेख साहब आपका जुमला जरा बताएं। ये अपने इलाके के लोगों को इस तरह जानते हैं कि जो मेरे साथ मेकअप आर्टिस्ट हैं, अभी उनके बारे में बता रहे थे कि यहाँ रहती है और पोलिंग एजेंट तुम्हें बनाना है। मैं कहा शेख साहब तो बहुत लोगों को जानते हैं, कहते मैं तो कब्रिस्तान चला जाऊँ, मुर्दे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बस कर यार, अब बहुत जगह नहीं रही कब्रिस्तान। ग्रेट है सीरियसली। ये इतना ह्यूमर जो आपके अंदर है विद इंटेलिजेंट ब्यूटी ऑफ ब्रेन जो कह गया ना आपको, ब्रेन एंड ब्यूटी एक साथ साथ आपके, ये कैसे? ये शुरू से हमेशा से? अल्लाह की खुदादाद सलाहियत है, खुदादाद सलाहियत है। आज ईद का दिन हम सेलिब्रेट करें, आपके बहुत सारे यहाँ जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, आपके एमपीज़ हैं, सारी यहाँ मौजूद। शेख साहब एक सवाल मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ है, आपकी पार्टी का नाम आता है, ये इंक और पेन का निशान नज़र आता है, मुझे सिर्फ शेख रशीद का नाम नज़र आता है, इसके अलावा कोई नाम और क्यों नहीं दिखते आपकी पार्टी के? मैं इमरान खान के साथ था और मैं अगर इसको ज़्यादा आगे बढ़ाता तो मैं अपने मकसद से दूर हो जाता। पाकिस्तान के तमाम हलकों में 2, 4, 5 हज़ार, अब जिन लोगों को इमरान खान टिकट नहीं दे रहा वो लाल हवेली आ रहे हैं कि जी हमें कलम द्वार का टिकट दो। मैंने कहा मैं गद्दार भी नहीं हूँ और बेईमान भी नहीं हूँ। सही। सो मेरी आखिरी ख्वाहिश है ज़िंदगी के इस उम्र के हिस्से में कि इमरान खान अपने आप को साबित करे कि जो उसकी कौम के साथ कमिटमेंट है वो इस कौम में इनकलाब लाएगा और तब्दीली लाएगा, वरना इसके बाद तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर इस मुल्क में तो जो चोर मौलवी है उस नाम इस्लाम का लेता है, नज़र उसकी इस्लामाबाद में है। सही। फिर इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रर, बदमाश, लेकिन अब ईद के चांद पे भी जिस मुल्क में जुआ होता हो, कोई है बात करने वाली कि चांद अल्लाह की तरफ से निकलना है और बैठे हुए हैं उधर। सट्टा आपने लगाना है पहले। नहीं मैं नहीं लगाता। नहीं आपकी बात नहीं करी, मैं जर्नल एक बात ये वो सट्टा नहीं लगता। इत्तेकाफ में बैठे हुए पूछते हैं क्या रेट जा रहा है। आपको ये खबरें मिलती कहाँ से? मैं लोगों में ही रहता हूँ सीरियसली। बट वही वाली बात है, दीन ने अगर इतनी छूट दी ना, जिस दिन रस्सी खिंचेगी ना उस दिन पता भी चल जाएगा। खिंच जानी चाहिए, बड़े दिन हो गए हैं लोग वो तो अभी तक कहते फिरे देखे बेटे से एक तनख्वाह नहीं ली, अकामे पे निकाल दिया। उनको छोड़ने पड़े, उनको अल्लाह ने सजा में पकड़ा है, नामूसे रसालत की सजा में पकड़ा है। ये सारा शरीफ खानदान जो है ना, ये जेल का मटीरियल है। नहीं जाएंगे तो कोई और वजह होगी, वरना मैं नहीं समझता कि ऐसी 1-1.5 महीने से लगा हुआ है। रोज़ एक रटी रटाई रजिया भट्ट का नावल पढ़ रहा है, छेछी का छती, मुझे जनाब अली वोट को इज्जत। तुझे अपनी इज्जत कोई नहीं है, तू किसको क्या वोट को इज्जत देगा? GHQ के गेट नंबर 6 की तू पैदावार है, 4 की पैदावार है। तूने वहाँ से इलेक्शन लड़ा ग्वाल मंडी में, तेरी जमानत बुरी तरह जब्त हुई तहरीकेस तक, फिर तुमने जनरल जिलानी को और ज़ियाउल हक की दुम पे सवार होके ऊपर आए तुम। सही बातें कर रहे हैं। ये जो ये वाली जो ईद है, ये तो आपकी काफी गर्मा गर्मी में गुजरी, मतलब क्योंकि इलेक्शन इतना सर पर है। आपको लगता है सर इलेक्शन हर वक्त ही सरगर्म होते हैं जी हम। आराम हराम है हमारा भी स्लोगन है। आराम हराम है सर, लाल हवेली का स्लोगन है आराम हराम है। आराम हराम है, आराम नहीं करते हैं, न करते हैं, ना मुखालिफ को करने देते हैं, न चैन से रहने देते हैं। इस दफा आप किन किन सीटों पे खड़े हो रहे हैं? मैं हल्का नंबर 60 से और 62 से खड़ा हो रहा हूँ इंशाल्लाह, और इमरान खान हल्का नंबर 61 से खड़े। हमारी 3 सीटें, पहले एक ही थी ये जी, पहले ये 38 थी, फिर मरी रोड से 55-56 बन गई। कारपोरेशन से मैं खड़ा हो रहा हूँ, कैंटोनमेंट से इमरान खान खड़े हो। और आपके बाकी लोग जो हैं? हमारे बाकी लोग, हमने तो 2 सीटों का इत्तेहाद किया है। अभी खान साहब जरा बिजी हैं, बात करेंगे उनसे। खान साहब तो अपने आप में बिजी हुए फिर हैं। आप ये बताएं, ये जहांगीर तरीर और खुर्शीद साहब का मसला कैसे हल करना है उन्होंने?
मुझे नहीं मालूम, मैं अभी नहीं खान साहब, आपकी शेख साहब की जो दूर अंदेशी है ना, उससे बड़ी हमने दूर अंदेशी मेरी तो यही दूर अंदेशी है कि मैंने 4-5 साल जो दोस्ती का बोल दिया था, 9 साल हो गए हैं, वो मैंने निभाया। शाह साहब यही कहते मैंने दोस्ती का बोल दिया। शाह साहब तो देखो उस पार्टी में है, मैं पार्टी में तो नहीं है, मेरी अपनी अवामी मुस्लिम लेकिन लीग है। आपको नहीं लगता जो शाह साहब कह रहे हैं वो ठीक है कि एक ना अहल करार दिया गया बंदा जिसको देखिए, सुप्रीम ईद कोर्ट वाले ने दिन ये ना बातें ना करें, ईद वाले भाई दिन। ऐसी है ही ऐसी बात, तो क्या करे बंदा। मैं उनकी जाती लड़ाई और आपस की इफेक्ट तो पार्टी पर आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा, वो खुद सारे समझदार हैं। कोई 16 साल की दोशीज़ाएं नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही कि गलत किया और ठीक। ये हम तोएफ के कोठे पे, ये तोएफ का कोठा है जहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं। बुद्धो भाई रेहाम खान से अजीम औरत है, बेशक। ठीक है। मैं बच्चा था, जिस तरह एक तोएफ ने मेरा ख्याल रखा माँ की तरह। मैं गुजरता था, वो खाली डब्बी बेचती थी कि मैं बच्चा हूँ, खेलता हूँ। वो चोनी ठन्नी का सिक्का फेंकती थी। इस सारे मोहल्ले में कहने को ये तवाइफ थी, लोग उसकी शराफत की कसम खा सकते हैं कि ऐसी है। मैंने अपने बेडरूम पे उसकी कोर्ट में जो उसने बयान दिया है लाला लाजपत राम के बारे में कि उसका बॉयफ्रेंड था, अगर वो चाहती तो इस सारी जायदाद की मालक होती। बिल्कुल। जहां की बात नहीं कर रहा, उस डाकखाने से लेके उस बोर्ड के दरख्त तक की जायदाद की बेताज अरबपति मालक होती। इस रावलपिंडी में एक ही गाड़ी थी जो कोयले से चलती थी, वो इस तवाइफ के पास थी। वाह। इस रावलपिंडी में एक ही गाय थी, साइवा, उस वक्त इंपोर्टेड गाय इस सारे पिंडी शहर में कहने को तवाइफ थी, सिर्फ उसके पास थी। और मैं आपको दिल की आवाज सुना रहा हूं कि ये तवाइफ जो कहने को तवाइफ थी, बुद्धो भाई रेहाम खान से 1 करोड़ दर्जे अजीम औरत थी। आई सल्यूट हर। वैसे ही कह रहे हैं शेख साहब, क्योंकि आपको जब कोई रिश्ता देता है और कोई रिस्पेक्ट देता है तो उस रिश्ते की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं अगर उसका निकाह व सुन्नती, अगर उसका निकाह 1 मिनट के लिए, 1 घंटे या 1 दिन के लिए भी इमरान से हो गया था तो उसको अपनी औकात जाहिर नहीं करनी चाहिए थी, उस निकाह का एहतराम करना चाहिए। इससे तो 1000 दर्जे जमाइमा बेहतर है जो 20 साल से खामोश है। उसने 40 साल का रिकॉर्ड भी दिया उसकी सियासत को बचाने के लिए। सियासत अगर ये होती तो उधर से जहर का तवीज भेजती। आपका दिन फिर ऐसी माशाल्लाह गुजर जाता है, सुबह की नमाज के बाद अपने इलाके में निकल जाना। मैं तो अलग सुबह पहले माँ की कब्र पे जाता हूँ, उसके बाद वालदैन की मेरी साथ ही कब्र है। जी। उसके बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ मौलाना अशरफ अली साहब के यहाँ लियाकत बाग में बचपन से ही। अच्छा। वैसे मेरी बड़ी कुर्बत है हुसैनुद्दीन शाह साहब से भी। इलेक्शन कैंपेन में निकलने से पहले मैं हुसैनुद्दीन शाह साहब से दुआ कराने गया और उसके बाद फिर यहाँ मैं बैठ जाता हूँ टिल दिन नमाज मगरब। लोग आते हैं यहाँ, मुलाकात रहती है, टेंट शेंट, खाना पीना सारा कोई कमो बेश 4-5 मेरी तरह कितने लोग आ जाते जो कहते हैं शेख साहब ईदी। मैं क्या ही ना देना एंड में। शेख साहब मैंने तो मांगनी नहीं, मैं जा रहा हूँ उधर। मैं हो ही नहीं सकता सादिया इमाम से हो। शेख साहब मेरी बचपन की ख्वाहिश है और अब तो अब मुश्किल से मिल गए मुझे। जो है ना जी मेरे लिए मसाइल नहीं ईदी तो लेनी है। बचपन की ख्वाहिशें बचपन तक नहीं ये मैं तो हर एक से मांगती हूँ, मुझे ईद के दिन बंदा मिले। मैं सबसे घर में छोटी, मैंने ये रिवायत डाल दी भाई ईदी मांग के ले लो, चाहे वो 5 रुपए हो चाहे 10 रुपए हो, ईदी की कोई कीमत नहीं होती। देखें जो ईद माँ के ईद थी ना, बेशक वो बेचारे दुपट्टे से 2 रुपए खोल के देती। दैट वाज ईद। अब तो ऐसी तो मैं कह रही हूँ ना, ईदी की वो नहीं होती है, अब तो पैसे की कदर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, आप कहेंगे ये क्या दिया। नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं उसके ऊपर सिग्नेचर लेके जाऊंगी और लिख के लेके जाऊंगी कि ये ईदी मुझे शेख साहब ने दी, मेरे लिए यादगार ईदी होगी। शेख साहब ने कंफर्म कर दिया 1000 रुपए ईदी देंगे। 5000 दे देंगे, क्या याद। ये ले जी 5000 तक मैंने बोली बढ़ा ली है। आगे शो में देखे होता है क्या। शेख अमीन का ही नुकसान होगा। शेख साहब आपके पल्ले में पैसे बढ़ते जा रहे हैं, अभी 5000 पे बोली आके रुकी है, 5000 से ऊपर जाएगी। ये देखें ना, ये भी शेख है ना अमीन है। ये भी 5000 50,000 के बराबर है, क्योंकि ये शेख से निकल रही है। बिल्कुल शेख साहब से निकल के आ जा रहा है तो ये बड़ी बात है ना।
तो मेरे ख्याल में वाहिद एंकर होंगे जो ईदी लेके जाऊंगी यहाँ से। आप सारे फारिग हो चुके हैं जी। देखें आज यहाँ से मैं शेख रशीद साहब मुझे ईदी देंगे और आप सब देखेंगे, कैमरा गवाह होगा, आप लोग देखिएगा। तो इसलिए प्लीज ईद के दिन मुझे पहले बता देना, 5-10 मिनट में हौसले में आ जाऊं। नहीं साहब फिक्र ना करें, मेरे सारे जो क्रू मेंबर है वो पीछे आपके यूं खड़ा हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे आप ईदी देते हुए यूं करेंगे ना और यूं होंगे तो हम सब पीछे होंगे, फिक्र ना करें। अच्छा तो शेख साहब ये जो हंसना खेलना, ये जो आपके अंदर एक हमेशा से मैंने नोटिस किया है, वो चाहे आप किसी पॉलिटिकल शो में बैठे में हो, जर्नली बात आपसे हो, आपसे इवन वैसे मैंने कभी अक्सर पेशतर फ़ोन पे बात की हो, मैं अक्सर इनसे मशवरों के लिए भी बात करती हूँ कि शेख साहब मैं इसके इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मुझे मशवरे ही देते, मैं क्या बात करूँ। तो ये देखें कुछ लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं, शेख साहब उनमें से एक है हमेशा। ये जो खूबसूरती है ये आपकी फैमिली में किसी और में भी है? प्योर शेख हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं और पूछते हैं मुंडिया कदों उन्हें काम छड़ना है। कोई कहते हो कि काम नहीं छड़ना? नहीं, मेरा पहले दिन से शौक ही सियासत था। मैं छोटा सा था तो जब अकमल साहब यहाँ काउंसलर थे तो मैं कहता था कि, बल्कि एक बड़े लतीफ़े की बात बताता हूँ, मेरी वालद से इतनी नहीं बनती थी, माँ से ही मैं अटैच था। तो जब अकमल साहब हमारे मोहल्ले के काउंसलर थे तो मैं उनकी कंपेन कराता था, जैसे कमाल है अपने वालिद के बाद आया था, मैं बहुत बच्चा था तो मैं अकमल को बताता था ये वोट नहीं देगा, ये वोट नहीं देगा, लेकिन मैं कहता था या अल्लाह कब मैं बड़ा होऊंगा, मैं काउंसलर बनूंगा। तो एक दिन मैंने अपने बाप को कहा, मैंने कहा बड़ी ज्यादती हुई, अगर मैं पाकिस्तान बन रहा होता ना और मैं जवान होता और मैं तबाही फेर देता, तबाह। तो मेरा बाप कहने लगा मेरा यकीन है तू कांग्रेस में होता, मुस्लिम लीग में ना होता। तो मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, एक दिन पहले निशान मिला तो मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था सिवाय माँ के। वो कहती थी इसको रहने दो। ये मेरी माँ को शक था कि मेरे पे कोई जिन्नात का साया है, बचपन से तावीज़ हैं, उसने सारे इलाके के इसके तवीज़ मुझे पिलाए लेकिन किसी तावीज़ ने असर नहीं किया। फिर वो थक गई बेचारी। जब मेरा बड़ा जिन हो ना तो हाँ, जब ये लाल हवेली हमारी ली तो ये जन्नात का घर था ना, इसे जिनों की हवेली कहते थे। अच्छा। तो जो लेता था वो मर जाता था। 12-14 लोग मर गए। आपने लिए तो जो थे वो मर गए। हाँ, मैंने लिए तो मेरे मुखालिफ खुश थे कि बस उड़ते गया काम हो गया हमारा। इससे हमें कुछ करना भी ना, हींग लगी ना फिटकरी लगी, हो गया। तो अल्लाह की शान है, वो जिन्नात मिन्नात क्या थे, मैं ही जिन बन गया यार। मैं ही फैंटम ऑफ लाल हवेली बन गया। सही कहा बिल्कुल आपने। देखिए मैं इन चीज़ों के कभी खिलाफ नहीं हूँ, बेशक ये जिन्नात सब बरहक है, लेकिन बिला वजह ना दिमाग पे सवार भी नहीं करना चाहिए। अब आप खुद ही देख लें कि जिनों की हवेली जो मशहूर थी और जिसमें लोग मर जाया करते थे, उनमें एक शख्स ऐसा जिन बन के बैठा है ना जिसने पूरे पाकिस्तान को नचा के रखा है, जिन्होंने पाकिस्तान का खून नोचा, निचोड़ के पी लिया है। इंशाल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ईद का दिन है और केक जो है वो बिल्कुल सामने आइए, जरा केक की एक अदद खूबसूरती वाले वो बनाए तस्वीर, और प्लीज हम सब मिलके ये जो एक ईद मुबारक समा के लिए थैंक यू सो मच शेख साहब, आपने हमें इतनी, हाँ फिर आप छुरी फेरने में आप माहिर। हाँ जी, ईद मुबारक। शेख साहब वैसे आपको ईद के दिन किस तरह के मीठे, मतलब देसी मीठे पसंद है या ये जो बेकरियों वाले मीठे हैं? देसी खाना खाता हूँ। देसी ना, मैंने जैसे कभी वो फार्मी चीज नहीं खाई। देसी मुर्गी, देसी अंडा, देसी शीर खुरमा हो ईद के शीर दिन। खुरमा किसी जमाने में सेवियां बनती थी, अब तो कोई, लेकिन मैं गोश्त खाता हूँ बस ज्यादातर। मीठा नहीं शौक से खाते? मीठा खाता हूँ, अगर एक अरबी डिश होती है, क्या कहते हैं उसे, वो मुझे अच्छी लगती है। और खीर, बकलावा नहीं उसको कहते, उसको कुछ इसी टाइप की चीज होती है जो खीर टाइप। अच्छा बाकरखानी वगैरह पड़ी होती है जिसमें वो। ये मैंने कभी नहीं खाई, लेकिन ये मुझे चेक करनी पड़ेगी जनाब। तो जरा हम जरा अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, आप भी अपनी ईद सेलिब्रेट करें अपने लोगों के साथ, और एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शेख साहब प्लीज कैमरे में देख के कहते हैं कि इसमें किसी समा की टीम का हक नहीं है। नहीं, सिर्फ आपका है।
जनाब, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये इनका भाई घर है जहाँ इनकी पैदाइश हुई, जहाँ इनकी वालदा थी। कौन सा कमरा था, कहाँ लड़ाई झगड़े हुआ करते थे? ये लड़ाई, मैं तो उधर बैठक में सोता था वहाँ, मैंने क्योंकि मैं रात लेट आता था तो यहाँ एक उस वक्त बिजली टेलीफोन के खंभे होते थे। अच्छा। तो मेरी माँ को पता लग जाता था पाँव के दबक से कि ये आ गया है। हमारे यहाँ कुंडी बहुत जल्दी लग जाती है मगरिब के साथ ही, तो फिर मेरी माँ दरवाज़ा खोल दिया करती थी। मैं लेट आता था रात को। लिट्टत पड़े, तू फिर देर से आया। माँ ने तो नहीं मारा, भाइयों शाइयों ने मारा। अच्छा, हमेशा नहीं, एक दो दफा, इतने में मार खाने वाला भी नहीं था। नहीं, वो होता नहीं कि जो गुस्सा चढ़े तो वो भाई नहीं उतारते, बाकी 14 अगस्त को मरी चले गए, बस नहीं मिली, लेट हो गए, इंतजार में वो परेशान है, फिर आए तो सबने गिरा लिया मारने के लिए। इसी किस्म की मारे। कोई ऐसी शिकायत भी तो देखे ना, बंदा वहाँ से कोई एक डायल वाला फोन करके माँ को बता फोन वहाँ उस वक्त कैसे, कहाँ थे ऐसे फोन उस वक्त? फोन तो अब इतने जलील हो गए हैं कि हर एक फोन ही फोन है बस, और फोन के अलावा कुछ रह नहीं। अब रिश्ते नहीं, मोबाइल ही मोबाइल। अब तो मेरा ख्याल है रिश्ते करने से पहले एक दूसरे के फोन मोबाइल चेंज करने चाहिए, एक्सचेंज, ताकि पता लग जाए कि रिश्ता ठीक भी है कि नहीं है। ये मोबाइल के अंदर कितने रिश्ते बाकी हैं। शेख साहब, इस घर से रिलेट अपनी यादें कुछ? बस यही, मेरा वालिदैन सारे बहन भाई यहीं रहते थे शादी के बाद भी। ये वालिदैन आपकी तस्वीर है? कौन सी? हाँ, वो मेरी वालिदा की तस्वीर है। और बस क्या यादें, घर की क्या यादें होती हैं। ये बर्ची खाना था और एक फैमिली ऊपर रहती थी, एक उससे ऊपर रहती थी भाई, दोनों भाई शादीशुदा यहीं रहते थे। सही। और मैं उस बैठक में रहता था, दरवाज़ा खोलने। आप अपने भाइयों से कितने छोटे हैं? मैं मंझला हूँ, लेकिन कोई भाई मेरा कभी भी मुझ पे हावी नहीं था, ना आज तक है। आप पे हावी तो वैसे कोई नहीं हो सकता। सही कह रही हैं। ये बचपन से होता है, कुछ बच्चों में होता है ये, वो मेरे पे कोई एग्रेशन होता है उनके अंदर, एक पैशन अलग होता है। बल्कि मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मैं उस स्कूल में पढूं जिसमें मेरे भाई पढ़ते हैं। कहते हैं इसकी शिकायतें इतनी हैं। क्यों शिकायतें थी? बस ही फड्डा ही फड्डा था। शिकायतें अभी भी हैं आपसे सबको, वो आप जिसको देखो वो कहता है शेख रशीद सर से शिकायतें क्यों हैं आपको? शिकायत, जबकि आप तो बड़े सिंपल सा आदमी हैं, बस सच खरी बात कह देते, शायद उस वजह से लोगों को बड़ा वो हो जाता है। नहीं, बस लड़ाई झगड़ा, स्कूल से मैं निकलता था तो बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था किसी भी बात पे। स्कूल के अंदर ही बातें होती ना, स्कूल के अंदर तो लड़ाई नहीं होती थी। हाँ। बाहर निकलते तो मैं झगड़ालू था काफी। मैं लास्ट टाइम आई थी तो अंगूठियां डबल हो गई, क्यों? वो खास ये कल ही ली है 1500 रुपए की। अच्छा। और ऐसी नैयर से, ये उसके बदले लिए, वो ठीक नहीं थी। 1500 में 2 लिए। पठान से लेता तो 500 की मिल जाती। वैसे ही दोनों की ये पत्थर बगैर वो रूबी है। एक आधे दिन कल पहना मैंने कहा चलो, एक अहमद मुशर्रफ से लिए, एक नैयर से लिए। हमारे बहुत खास बच्चे हैं, ये अंगूठियों का काम करते हैं। अच्छा। आज मैंने कहा उतार ले यार, बुरी लग रही हैं। 1500 की लिए तो कहता 2000 दूंगा। मैंने कहा नहीं, 3000 में वापस कर दूंगा। बात की ना शेख वाली, फिर तो शेख ही कैसे जो सौदा पूरा ना करे, ये भी सही है। देखिए जी, हम पहनते हैं चूड़ियाँ, शेख साहब पहनते हैं अंगूठियाँ। 2 अंगूठियाँ पहनी 1500 रुपये में। ऐसा भी मैं कहती हूँ को बंदा बार्गेनिंग करके दिखा देते, मुझसे तो नहीं होती। शेख आप बड़े कमाल बार्गेनिंग करते हैं, मुल्क की बार्गेनिंग भी करवा दें शेख साहब को, मुल्क ठीक करवा दें। अल्लाह करे मुल्क ठीक हो जाए। मेरी ये बड़ी सीरियस ख्वाहिश है कि मुल्क ठीक नहीं हो रहा, और मैं ठीक होता भी नहीं देख रहा। इलेक्शन के बाद भी ठीक होता नहीं देख रहा। इतने फाइनेंशियल क्राइसिस है, कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लग जाए। जब मैं कहता था कि जुडिशल मार्शल, मैं ये नहीं कहता था कि इस मुल्क में मार्शल लग जाएगा। ऊपर से नीचे तक देखें ना, सारे ही चीफ जस्टिस हैं जी। जो मैं कहता था, मुझे जरा मेरा कहने का अंदाज बड़ा उर्दू मीडियम वाला है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला नहीं। मैं जरा तरीके और सलीके से जनाबे वाला, हजूरे वाला, उस तरह नहीं कहता। लेकिन बात आप हमेशा सच्ची खरी की है। हाँ, फिर वो मेरे गले पड़ होती भी वही है। अब देखिए ना, जुडिशियल मार्शल, मैं कह रहा हूँ कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बुरा वक्त आ रहा है। 120 रुपए पे डॉलर पहुंच चुका है और बढ़ गया। कहाँ से कर्जे अदा होंगे, कहाँ से मसले होंगे, बड़े सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये क्या लगता है शेख साहब, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि आने वाली हुकूमत में भी आपको चीजें ठीक आती नजर नहीं आ रही हैं, हुकूमत किस तरह की देख रही है? वो खिचड़ी बनेगी, क्या होगा? अभी तो यही हालात है। पहले तो मेरा, अगर तो इमरान खान की लहर चल गई तो वो स्वीप करेगा, और अगर वो ना चली तो फिर नून और पीटीआई का पंजाब में मुकाबला होगा। वैसे अभी इस घर में कभी सब जमा होते हैं? सब होते हैं अभी भी।
अभी भी होते हैं? हमारा अफसोस और खुशी यहीं पे होती है। सब भाई यहीं आते हैं ईद करने, बहनें भी आ जाती हैं। वाओ, तो बहुत बड़ा अज़्दहाम होता है यहाँ पे। माशाल्लाह। कितनी बड़ी फैमिली है, इसको तो बड़ी खामोशी छाई हुई है, सब निकले हुए अपने अपने घरों की कामों में। 4 मेरे भतीजे हैं, माशाल्लाह। 4 ही है मेरा ख्याल है, 4 ही भाई हैं। तो फिर आगे 3 उनके बहनें, बच्चे फिर उनके बच्चे भी जवान, सब ईद यहाँ पे 2-3 दिन सारे यहीं पे रहते हैं। बड़ा ही हंगामा मचा होता है। बहुत तौबा, कुछ हंगामा होता है। तो मजा आता है ना इस हंगामे, फैमिली का थोड़ा सा हंगामा अच्छा लगता है, ऐसे हुल्लड़बाजी नहीं अच्छी जैसा अकेले रह रहे ना, आपको इसलिए आदत नहीं रही है। मे बी मुझे तन्हाई बहुत पसंद है। किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हैं शेख साहब? पता नहीं, अब तो मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग समझते हैं कि मैं मिस करता हूँ। इन दी एंड तुम कहोगे कि हर कामयाब औरत बंदे आदमी के पीछे एक तो आपके ये पीछे सब है ड्रामा आपकी है। माँ का हाथ। ये इसमें तो कुछ शक औरत नहीं की है। हद तक तो ठीक है ना, पर ये समझते हैं कि देखें यहाँ औरत इंतखाब भी बड़ा सोच समझ के करती है। उसका करती है जिसका कोई फ्यूचर हो। गरीब के कौन मुंह लगाता है इस मुल्क में, कौन रिश्ता देता है? गरीब की बेटी भी घर में बैठी रहती है और गरीब का बेटा। आपको पता है, मेरी एक जानने वाली, मैं उनका नाम नहीं इसलिए लूंगी, बेचारी से कुछ शाये हो जाएगी। उसको मैंने कहा था कि मैं इंटरव्यू में ये बात बोलूंगी कि वो सारी जिंदगी ये कहती रही है कि मैंने शादी करनी है तो शेख रशीद से करती है। आज उसके माशाल्लाह तो 3-4 बच्चे हो गए, वो ऑफ कोर्स आप तक पहुंच भी नहीं थी और वो नहीं था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो फेम है ना, वो इतना था, खासतौर पे खवातीन में जो आपको बोलने का स्टाइल, वो तो हम उसे हमेशा छेड़ा करते थे कि भाई अब तो तेरी, जब उसकी शादी हो रही तब वो मुझसे छेड़ते थे कि भाई क्या करे। तो मैं भी उसको शोबिस में नहीं थी कि आप तक रसाई हमारी होती। तो वो आज तक मुझे छेड़ते कि मैंने अभी आने से पहले उसको फोन किया, मैं कहते पता मैं किसका इंटरव्यू ले जाने कहते, मैं कहती अच्छा, मैं कहा तेरे 3 बच्चे हो गए। तो वो बात होते हैं। अभी मैं ह्यूस्टन में गया, गौरी साहब के बेटी की शादी थी, तो वहाँ एक औरत 2 बच्चों समेत आ गई। उसने कहा जी, इतने सैकड़ों लोग थे, उसने कहा जी शेख रशीद से मेरे 14 पेट्रोल पंप हैं और मैं शेख रशीद से शादी करना चाहती हूँ। फिर वहाँ एक बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोग थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है, लाइव कैमरे हैं। कैमरे वालों की भी मैंने मिन्नत की। मैंने कहा वास्ता है रसूल शेख साहब क्यों मिन्नत करी? ये तो अच्छी बात है, कोई खातून आपको देखे, ये तो वो है कि वो आपको प्रपोज करी, इसमें तो कोई बुराई नहीं अगर कोई आपको पसंद करता है। उसका भी कोई तरीका होता है ना, ये तो नहीं कि चिट्ठी सजनों के नाम सारे कैमरों के सामने डाल दो। आजकल तो यही चल रहा है, सोशल मीडिया एक्टिव है, मीडिया एक्टिव है, अब यही हो सकता है। आप तक वैसे कौन पहुंचेगा ये बताएं? लाल हवेली को पहुंचने देगा? वो आए आपके शेख साहब प्लीज मुझसे शादी करो, उसने इसका सबसे आसान तरीका यहाँ यही कर लो। उसने देखा ही नहीं कि भाई, उसने समझा शायद इसको भी कोई वीजे की जरूरत होगी। तो ये आपने फिर, लेकिन शेख साहब ऐसी कोई और मतलब आपकी अपनी लाइफ में कभी कोई नहीं ऐसे कोई आपको लगा कि ये मेरी जिंदगी में important बचपन से सियासत ही मेरा ओढ़ना बिछोना था। मैं प्रैक्टिस करता था, यहाँ मेरा चूल्हा होता था। सर्दी रातों को मैं चूल्हा नंगी जमीन पे सोता था तकिया रख के, ताकि मैं टफ रहूं और मेरे पे जो मुश्किलें आए मैं जेल में रहूं नहीं। इसलिए मैंने, तब पता था कि मैं जेल जाऊंगा? मेरा ख्याल था कि अगर मैंने इस मंजिल को पाना है तो मुझे ये काम सारे से गुजरना पड़ेगा। और फिर मैं तबलीगी जमात में जब 3 महीने गया तो मैं बिल्कुल ही टफ हो गया। 4 महीने लगाए वो ज़मीन पे सो के। और जब मैं जेल गया तो मैंने ये वही नक्शा बना लेता हूँ, ये लाल हवेली है, ये मेरा घर है। सो आई नेवर माइंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप कौन आदमी शेख साहब? मतलब ये सोचना समझना बहुत मुश्किल है, ये कहना मुझे बहुत आसान बचपन है। से ही पता था कि इंशाल्लाह, मैंने आपको बताया ना, मैं अपनी माँ से लड़ता था कब मैं काउंसलर की मेरी उम्र होगी, मैंने काउंसलर बनना है। मेरी माँ कहती थी अब मैं क्या करूँ, कैसे तुझे बड़ा कर दूं, कैसे बड़ा कर दूँ, है जी। तो बस ऐसे ही चलता रहा। जब मैं काउंसलर बनना, मैंने सोचा मैं MNA कैसे बन सकता हूँ। MNA के साथ ही मैंने कहा वज़ीर बनना है। तो अल्लाह ने 8 दफ़ा वज़ीर बना आपके मुंह से निकली हर बात पूरी कर। बस अल्लाह मुझ पे आशिक है, मैं अल्लाह पे आशिक हूँ, नबी के सदक़े में। नबी के सदक़े में अल्लाह आप पे इतना आशिक है, तो नबी के सदक़े में एक दफ़ा मुल्क के लिए भी दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह मुल्क को तरक्की दे, बेहतरी लाए और सच्चे और अच्छे और शफाफ लोगों को ऊपर लाए। क्योंकि बहुत देर होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत देर होती जा रही है। हम लोग बहुत पीछे चले गए, कोई शक नहीं। हमारे बच्चे बहुत डूबते चले जा रहे हैं और उनको और बच्चों को एहसास ही नहीं है कि वो डूब रहे हैं। माँ बाप को एहसास है कि भाई
इतनी बेरोजगारी का तूफान है, आप यकीन जाने वोट मांगते शर्म आती है। लोग कहते हैं पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल 70 साल हो गए हैं, पीने का पानी नहीं है। मस्जिदों में वुजू के पानी नहीं है। लोग नेकी का बात समझ के अपनी बाल्टियां लेकर अपना पाइप लेके दे देते हैं जी वुजू करने। ये तो हमारा हाल है। ये अब देखें बगैर बिजली के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स यहाँ कुछ एसी वेसी नहीं चल रहा है, ये मैं आपको बता दूंगी कि आप समझ रहे हो बहुत ही इन्होंने। और ये प्लीज़ ज़रूर दिखाइएगा कि ये वैसी ही है जैसी अब तक है। इसके ऊपर शेख साहब ने वैसे मुझे पुराने घर तो बहुत, अभी मैं आ रहा था एक मुझे बहुत पुराना सा घर बड़ा बेआबाद सा वो सीधा सा दिखाई दिया। फिर मैंने कहा यार इसको बात कर दूं, इसको ले लूं मैं, खरीदूं इसको। हाँ कि भाई इसको ले लूं मैं। इतना पुराना घर जो मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद हैं। शुक्र है मैं इतनी पुरानी नहीं हुई मैं बच गई हूँ। शेख साहब मेरी ईदी, ईदी भी आपको दे देते। ये देखें शेख साहब ईदी निकालेंगे। अब किस इधर जेब में से। शेखों के? ये लें 5000 आपसे वादा किया, 5000 रुपये हाजिर। आदाब, थैंक यू। हमारे यहाँ इसी तरह आदाब करते हैं जब अच्छा। ईदी मिलती है तो आदाब। शेख साहब थैंक यू सो मच, और आपको सलामत रखें। ये ईदी मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती ईदी है। फैसल, बिलाल, इनमें से किसी का हक नहीं है, ये सिर्फ मेरी थी। शेख साहब प्लीज़ कैमरे में देख के कह दें कि इसमें किसी समा की टीम का हक नहीं है। नहीं सिर्फ आपका। ये मैंने कहा पक्का कर लूँ ना, ऐसा ना हो कि बाद में रह हो जाए ये बात। लेकिन ऑफ कोर्स ईद ज़रा अधूरी होती है ईदी के बगैर। शेख साहब थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि कुछ आपके जो कीमती वर्ड्स हो इस वक्त सिर्फ कैमरे में हो और आप। देखिए जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बहादुरी से, जुर्रत से मसाइल का मुकाबला करें और मौत के मुंह से कामयाबी को छीनें और हर कीमत पे पाकिस्तान को बचाएं। इस्लाम का झंडा सरबुलंद रखें और मौत आपकी हिफाजत करती है। बुज़दिलों की तरह जिंदा रहने से बेहतर है कि बहादुरों की तरह मुकाबला करें। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया। ईद के इस खूबसूरत दिन पे आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अपनी वो भी अपनी इतनी बड़ी फैमिली में से टाइम निकाल के हम तक पहुंचना और हमें टाइम देना, थैंक यू सो मच। और पूरे पाकिस्तान को जी ईद मुबारक, खुशियाँ मनाएं, ईद मनाएं। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन आ रहे हैं, प्लीज़ अपने वोट का सही इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपका हक है। अगर आज आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल फिर मत अपने आप को ब्लेम दीजिएगा कि फिर कौन लोग चोर आके हमारे सरों पे बैठ गए, क्योंकि अब फैसला हमारे हाथ में है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए मेहमान, नई गुफ्तगू और नई बातों।